तो बेटा हमारा रह गया था दैट इज प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, हम करेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। दोनों प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरियाज करेंगे और फिर हम करेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया, लेट द प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये प्लैनेट आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है विद सन एट द वन ऑफ इट्स फोकाई। राइट, मैंने बताया था कि हमारे पास जो सन है दैट इज वन ऑफ इट्स फोकाई। यहाँ पर ये फोकाई बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। राइट, तो इसमें क्या है, हमारे पास सन यहां पर है, ऐसे किया था हमने। राइट, अब मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये मिटा रहा हूं। ठीक है, ये वाली, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सन हमारा यहां पर है, इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, क्लियर। अब सपोज करो कि हमारे पास जो सन था वो यहां पर है। राइट, और प्लैनेट मूव कर रहा है, ये उसकी एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, मैंने बताया था। राइट, कौन कौन सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेमी, एक हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, एक बोलते हैं माइनर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस, वो वाली माइनर एक्सिस थी। अब हमारा पास प्लैनेट जो था वो सपोज करो ए के ऊपर एट एनी टाइम टी। हमारे पास जो प्लैनेट था वो कहां पर था, ए के ऊपर था एनी टाइम टी। राइट, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये दिस इज दैट इज r इंटू टी। फिर ये प्लैनेट कहां पर चला गया, बी के ऊपर, बी। यहां पर टाइम कितना था, टी। अब यहां पर आके उसका टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। सपोज करो डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में वो बी पॉइंट के ऊपर क्या कर गया, पहुंच गया। राइट, क्लियर है। तो इसका हम जो पोजीशन लेंगे वो लेंगे पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा टी। r क्या है, यहां पर r t है, यहां पर r क्या है, t प्लस डेल्टा टी। राइट, क्लियर है। अब उसने एंगल भी डिस्क्राइब किया, ये एंगल जो है दैट इज थीटा, और ये एंगल जो है इसको हम डेल्टा थीटा मान। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस थीटा से, ये थीटा में स्मॉल थीटा कर देता हूं यहां। ठीक है, ये एंगल है हमारे पास थीटा, इतना यहां से लेके यहां तक ये वाला, और ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो है, एंगल क्या होता है बेटा, एंगल दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क ये यहां से यहां तक आर्क कितनी है, दैट इज ए बी। एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। आर्क ए बी है तो रेडियस कितना है यहाँ पर, आर। सो यू कैन राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। दिस इंप्लाइज ए बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, आर डेल्टा थीटा के बराबर। इसका मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक है दैट इज आर डेल्टा थीटा। समझ आ गई, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी ये है ए बी और रेडियस कितना है ये। राइट, तो आर लिख दिया हमने, तो डेल्टा थीटा किसके बराबर है, ए बी को ना, और यहां से हमने ए बी की वैल्यू निकाली। इट मीन ए टू बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया। अब करना क्या है हमारे पास, देखो जो एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर है आर टी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन मैं कर रहा हूं यहां पे, इसके बराबर है एरिया अप्रोक्सीमेटली, जो एरिया स्वेप्ट किया इसने। किसने प्लैनेट ने। ए के ऊपर हमारा प्लैनेट था, सन के अराउंड क्या कर रहा था, वो घूम रहा था। तो जितना उसने एरिया स्वेप्ट किया ए से लेके बी, अप्रोक्सीमेटली इस ट्रायंगल के बराबर है। ठीक है, क्लियर। राइट, सो ये है एक अप्रोक्सीमेटली क्या है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल रीजन। मतलब हम इसको एज अ ट्रायंगल ट्रीट कर रहे हैं अब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन क्या होगा, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का एरिया
कितना है, दैट इज डेल्टा ए, किसके बराबर। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसका बेस है, राइट, इंटू ऐसे कर देता हूं आर इंटू हाइट, हाइट अब इसकी ये लेंगे ए बी, दैट इज आर डेल्टा थीटा। समझ आ रही है, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूं, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा बेस है और ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेस इंटू हाइट, इसको हम हाइट मान रहे हैं, आर डेल्टा थीटा। क्लियर। ट्रायंगल का आपने देखा होगा, ट्रायंगल का जब हम एरिया लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये किया आपने तो बस हमारे पास क्या बच गया, ये दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। क्लियर, दैट इज डेल्टा ए। डेल्टा ए हमारे पास आ गया, तो हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग both sides by डेल्टा टी, तो क्या बन गया, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब ये जो डेल्टा टी है दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये तो आपको मैंने दिखाने के लिए बताया, अदरवाइज जो डेल्टा टी है दैट इज वेरी स्मॉल। देखो एज delta t tends to 0, डेल्टा टी क्या है, that tends to 0, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये एल टी जो मैं लिख रहा हूं, समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूं, ये एल टी का मतलब क्या है कि मैंने लिमिट लगाई है, कौन सी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्लियर है, ये लिमिट लगाई है मैंने, लिमिट जो है कुछ आपने पहले भी देखा होगा कि हम लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाई हमने कौन सी, डेल्टा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एल टी करके और नीचे लिखते हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इधर भी लिमिट लगाओ, दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, फिर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि इसको तो डेल्टा टी लगाने की जरूरत ही नहीं, अब हम इसी को लगाएंगे, राइट, इसी को लगाएंगे क्योंकि इसमें डेल्टा टी तो लिमिट इसी में लगानी है हमने। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैंने बता देना, जल्दी करना यार, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डेल्टा टी, अब देखो जब लिमिट लग जाती है तो आपको पता है कि लिमिट के बाद जो डेल्टा है वो किस में चेंज हो जाता है, डी में चेंज हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर लिमिट लग रही है तो लिमिट जो है वो क्या करेगी, वो इस डेल्टा टी को और डेल्टा ए को डी में कन्वर्ट कर देगी। तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ डेल्टा ए डेल्टा टी हम क्या लिखेंगे, डी ए बाय डी, राइट। अदरवाइज आप यहां पर भी देखोगे ये एंगुलर वेलोसिटी है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, मतलब डी ए ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी, और डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, सभी को पता है, अच्छे बच्चे हैं, ओमेगा विच इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। तो डी ए बाय डी टी वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखना, डी ए बाय डी टी दैट इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। यहां तक पहुंच गए, क्या बन गया ये, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हमारे पास, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m, ध्यान से सुनना, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये हमने पढ़ा नहीं है, हम नेक्स्ट इससे पहले जो ग्रेविटेशन से पहले था ना चैप्टर, जो मैंने अभी स्किप कर दिया, उसमें आना है ये। बस आपने याद रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट
वैसे आपने पढ़ा हुआ है जब आप डिमेंशंस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है। एंगुलर प्लैनेट ऑफ मास m, उसको हम l के साथ डिनोट करते हैं, वो होता है mvr, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, v जो है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू, लेकिन v जो है, v को देखना, v पे भी एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हमारे पास l किसके बराबर आ गया, m, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, r ओमेगा, साथ में r आ गया। सो दिस इंप्लाइज l जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, m r स्क्वायर ओमेगा। l की वैल्यू निकाली। एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू r, mvr, r इज द रेडियस, राइट। और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रिलेशन याद करने पड़ेंगे आपको। और ये v की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया, l इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहां से आपने ओमेगा की वैल्यू निकालनी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डन। अब हमने क्या करना है, यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाली, ओमेगा किसके बराबर आ गया, L अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर देनी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ, कितना निकाला था मैंने तो मिटा दिया, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, यही था, आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, सो यू विल गेट हाफ आर स्क्वायर एल अपॉन एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, राइट। हमारे पास क्या बच गया, देख लो सही है, कोई गलती ना हो, एल अपॉन टू एम, ये बन गया डी ए बाय डी टी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व है, बिकॉज मोशन ऑफ द प्लैनेट इज अंडर अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एल क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या बनेगी, कांस्टेंट। सो व्हाट डज इट मीन, कि हमारे पास डी ए बाई डी टी, जिसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, वो क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, राइट। सो एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब एरिया स्वेप्ट बाय अ प्लैनेट अराउंड द सन, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट गिवन टाइम में होगा, तो इसका मतलब वो एरियल वेलोसिटी हुई। तो एरियल वेलोसिटी वाला मैंने आपको बताया था कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, दैट इज लॉ ऑफ एरिया। सिंपल मैंने बताया था कि आप ये याद कर लो कि एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट, राइट। तो हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया ना कि डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट, क्योंकि डी ए बाई डी टी हमारे पास कितना आया, एल अपॉन टू एम। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट है, टू क्या है, कांस्टेंट है, एम क्या है, मास, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर, समझ आ गई। तो केपलर सेकंड लॉ जो है, दैट इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो केपलर सेकंड लॉ है, that is the consequence of law of conservation of angular momentum। सेकंड लॉ मतलब लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ मतलब लॉ ऑफ पीरियड, फर्स्ट लॉ मैंने आपको बता दिया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, क्लियर। तो इसको याद रखना कि केपलर लॉ जो है, थर्ड लॉ जो है, that is the consequence of, yes, very good, right, law of conservation of angular momentum। इसके बाद हमारे पास आ गया लॉ ऑफ पीरियड्स। टू प्रूव लॉ ऑफ periods, to prove law of periods। अब लॉ ऑफ पीरियड में क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड में क्या बताया था मैं, कि हमारे पास जो टी स्क्वायर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही बताया था कि लॉ ऑफ पीरियड हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया पता चल गया ना। लॉ ऑफ एरिया क्या बोलता है कि जो एरिया स्वेप्ट बाय है, देखो
मैंने सीधा क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो लॉ ऑफ एरिया था, मतलब एरिया वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब हमारे पास आ गया लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड या स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यही बोला था मैंने, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit, right? मतलब t square is directly proportional to r cube। फिर मैंने बताया था कि ये क्या है, t square upon r cube that is equal to constant, क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहां पर कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। r क्या है, that is the semi-major axis। तो हम अब इसका प्रूफ करेंगे, राइट? इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या बोला, फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम दैट द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर अराउंड द सन, ठीक है। ये हमारे पास सन है और इसके अराउंड क्या कर रहा है, अर्थ जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। क्लियर, पता चल गया। अब ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, सपोज करो प्लैनेट कोई भी है, सन का मास हम कैपिटल एम मान रहे हैं, इस प्लैनेट का अर्थ मान लो या प्लैनेट मान लो, कोई भी प्लैनेट मान लो, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। मैं सन और अर्थ के बारे में मान लो एम जो है दैट इज द मास ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ द सन। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अर्थ प्लैनेट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सन नहीं होगा। तो हमने सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट द ऑर्बिट ऑफ द सन इज सर्कुलर, राइट? क्लियर है। जो सर्कल है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स, ये याद रखना है, एलिप्स सर्कल का केस नहीं है, सर्कल एलिप्स का स्पेशल केस है। इसमें एसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, मैंने बताया था, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट वो कितनी है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, है ना, पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। अब मैं प्लैनेट ही बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर आपने अर्थ क्यों लिया और क्यों नहीं, और प्लैनेट क्यों लिया, मैंने प्लैनेट ही बोल दिया, कोई मर्जी प्लैनेट ले लो आप, मास पता होना चाहिए। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, राइट, प्रोवाइड्स necessary centripetal force, necessary centripetal force किसके लिए, gravitation force between the sun and the planet that provides necessary centripetal force to the planet, gravitation force जो है इन दोनों में, gravitation force आपने पढ़ी है, राइट? दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होती है, वो कितनी होती है, Gmm अपॉन r स्क्वायर, राइट? हम क्या बोलते हैं कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ये मैं आपको पूरा लॉ भी कराऊंगा बाद में, इसके बाद यही करेंगे, लेकिन प्रूफ में पहले आ गया तो इसलिए मुझे बताना पड़ा कि जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होती है बिटवीन द टू बॉडीज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लो दो बॉडीज है, एक का मास m है, एक का मास m है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो इसमें डिस्टेंस जो है वो r है, सपोज करो r डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम g लगा देते हैं, इस g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? तो मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स टू द प्लैनेट टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट?
तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स टू द प्लैनेट टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट ऑफ masses of the two bodies, right, and inversely proportional to scale of their distance। तो F जो है that is directly proportional to mm upon r square, उस proportionality साइन को बताने के लिए हम G लगा देते हैं, एंड इस G को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता चल गया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स that is GMM, where m is the mass of the sun, m is the mass of the planet, और r इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस, राइट? क्लियर है, समझ आ गई? तो ये तो था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर मैंने कैपिटल आर लिया, राइट? ये हमारे पास आर है, कैपिटल आर, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया? आर स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज वी हियर? जिस वेलोसिटी से प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है, ये है हमारे पास v। इस वेलोसिटी से प्लैनेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, राइट? तो हमारे पास gmm अपॉन r स्क्वायर किसके बराबर होगी? mv स्क्वायर अपॉन r। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, राइट? ये m कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर के साथ ये r कैंसिल हो गया। सो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या बचा? gm ओवर r दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर। यही बचा, देख लो, कोई गलती है तो मुझे भी बता देना। gm अपॉन r किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर? नोट करो इसको फटाफट, शाबाश, वेरी गुड, डन। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे। नाउ द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट v। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पता है आपको? कैसे निकालते हैं v निकालते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड अगर निकालें डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर वेलोसिटी निकालें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं निकाल रहा हूं v, राइट? स्पीड ऑफ द प्लैनेट या वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ये किसके बराबर होगी? ये यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो इसका? 2 पाई आर। कितना टाइम ले रहा है? t, बिकॉज t इज अ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मैंने बताया कि ये प्लैनेट जो है यहां से घूम के फिर इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो t क्या है? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इज दैट क्लियर, राइट? r क्या है पता है आपको, v क्या है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहां पे, क्लियर? तो v किसके बराबर हुआ? यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लिया उसने? t, और डिस्टेंस कितना कवर किया? यहां से यहां तक। हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? जितना इसका सर्कमफ्रेंस है। तो मैंने क्या लिया? v क्या होता है? 2 पाई r अपॉन t, राइट? ये v की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। दिस इज इक्वेशन 1 हियर, दैट इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, gm over r that is equal to v square मतलब 2 पाई r अपॉन t स्क्वायर। तो बन गया gm over r, ये बन गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। ठीक, क्लियर? हमें चाहिए इधर t स्क्वायर, बाकी सारी टर्म उधर ले जाओ। ये बन गया t स्क्वायर, ये इधर आ गया, ये चला गया 4 पाई स्क्वायर, ये आगे जाके क्या बन गया? क्यूब डिवाइडेड बाय gm। यही बना, ध्यान से देख लेना, इसमें कोई गलती ना हो, राइट? तो t स्क्वायर किसके बराबर गया? 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन gm, राइट? अब देखो ध्यान से, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, राइट? g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द सन वो भी क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm। सिंस, ये बता दूं आप, ये तो जरूरत ही नहीं आपको, सिंस g 4 पाई, यस 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm दैट इज कांस्टेंट। ये टर्म हमारी कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू r क्यूब।
कांस्टेंट का क्यूब हुआ, तुम्हारे पास क्या बना कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ? हो गया कि नहीं प्रूफ? तो हमने प्रूफ कर दिया। हमने किया क्या इसमें? कुछ भी नहीं किया बेटा, हमने सिर्फ यही बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फार्मूला GMM अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, यही बोला राइट। वहां उस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, उस इक्वेशन से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसमें v की वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ गया। सिर्फ 2-3 स्टेप का और कुछ भी नहीं है, समझ आई? हम देखेंगे कि इतना बड़ा आर्टिकल है, प्रूफ करना भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे? सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? GMM ओवर आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? mv स्क्वायर अपॉन आर। मैंने स्मॉल मास m क्यों लिया? क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? स्मॉल मास को कर रहे हैं, तो इसलिए हमने स्मॉल मास किया। हम इसको थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो सेंट्रल फोर्स होगी mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालो और v की वैल्यू आपको पता है 2πr/t, वो वैल्यू यहां पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल सी बात, क्योंकि हमारे पास पता है कि 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ? r देखो हर प्लैनेट का, अब मैंने r कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो सन से वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो t स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, यहां पर लिखते हैं दिस इंप्लाइज t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बात क्लियर होगी, पता चल गया, राइट। तो ये जो लॉ है, जो इक्वेशन 4 है, दैट इज होल्ड गुड फॉर एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने कंसिडर क्या किया था? सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी होल्ड करती है, राइट। In that case, R is replaced by semi major axis. कुछ नहीं करना है यहां पर, यहां पर R क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर। यही सेम इक्वेशन हम एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हम लगाएंगे, लेकिन वहां पर R को क्या रखेंगे हम? सेमी मेजर एक्सिस। तो R को वहां पर क्या डिनोट करेंगे? सेमी मेजर, क्योंकि एलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस होती है, सर्कल में रेडियस होता है। तो इसलिए अगर हमने यही इक्वेशन किसको लगानी है? एलिप्स के लगानी है, तो ये वैलिड है। बट वहां पर r रेडियस नहीं होगा, वहां पर r क्या होगा? क्या बताया मैंने? सेमी मेजर एक्सिस। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? बोलो, नहीं है? चलो तो फिर जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी तो उसमें आपने डाउट सेशन में ये पता कर लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुन लेना एक बार, फिर वो भी हम कर लेते हैं। तो बता तो दिया मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट सुन ही लो आप, क्योंकि फिर सुबह मुझे दोबारा करवाना नहीं पड़ेगा। अभी आपको पता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ हमने किया है, कहाँ अप्लाई किया। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं, राइट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या बोलता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? इसको ध्यान से सुनना आपने, क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स। देखो हमारे यूनिवर्स में ना जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मान लो इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है, और इसमें डिस्टेंस कितना है r। एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन में और मेरे में अट्रैक्शन है, राइट। लेकिन ये पेन मेरी तरफ नहीं आ रहा, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा मास जो है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल। इन केस ऑफ हैवी बॉडी ये इफेक्टिव होती है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। जैसे अर्थ है, कोई प्लैनेट है, अर्थ है, मून है, और सन है, कोई अदर प्लैनेट है, उनमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये पेन पड़ा है, इसमें और मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये डस्टर पड़ा है, इसमें मेरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। The force of attraction that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them.
राइट, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पता चला, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है कि नहीं, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन सेपरेटिंग टू मासेस, चाहे दो बॉडीज में कहीं पानी आ जाए, कहीं पहाड़ी आ जाए, या आपने दीवार लगा दी, कुछ भी लगा दिया, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली बात याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग टू मासेस। ये जो दो बॉडीज हैं, इसके बीच में दीवार खड़ी कर दो, पानी लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, वो उतनी ही रहेगी। मींस ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम सेपरेटिंग टू मासेस। नंबर 2, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने पहले बताया था, हमने प्रूव भी किया था, राइट। हमने किसमें किया था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ये हमने प्रूव भी किया हुआ। नंबर 3 कि अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी, ध्यान से सुना, एक तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं कि दो बॉडीज में है। अब अर्थ और किसी बॉडी में देख रहे हो, जैसे अर्थ और पेन में है तो वो भी ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द अदर बॉडी, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। क्या बोलेंगे हम उसको? ग्रेविटी बोलेंगे। अर्थ भी हमारे पास क्या है? एक बॉडी है, और ये पेन जो है ये भी क्या है? एक बॉडी है। तो उन दोनों में फोर्स है, लेकिन अब हम अर्थ को बोल रहे हैं यहां पर, तो ये स्पेशली हम मेंशन करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, दैट इज नोन एज ग्रेविटी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्रेविटी है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। कोई भी दो बॉडीज हैं, चाहे वो अर्थ है चाहे कोई भी है, लेकिन ये ग्रेविटी है भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन हमने इसको एक नाम दे दिया कि अगर हम अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो अर्थ और किसी बॉडी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं तो हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में ये फर्क है कि जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो कोई भी दो बॉडीज है, कोई प्लैनेट है, कोई कुछ भी है। जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशन में कोई भी दो बॉडीज ले लो यूनिवर्स में, लेकिन जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो अर्थ एंड अदर बॉडी, राइट, उसमें अर्थ आएगी आएगी, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर, राइट। और जी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, और आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। क्लियर? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, and this force is called gravitational force. अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जी की वैल्यू कितनी है? तो जी की वैल्यू होती है 6.67। ये याद कर लेनी है, न्यूमेरिकल में पुट होती है 6.67 into 10⁻⁻11, और साथ में यूनिट आते हैं 10⁻11। ये -11 है भाई, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और इसके यूनिट मैंने आपको साथ में बता दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी के वैसे भी यूनिट अगर आपने नहीं याद होते तो जी के यहां से यूनिट निकालो। देखो जी किसके बराबर आ गया? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। आर के क्या होते हैं? मीटर। तो मीटर स्क्वायर बन गया। मासेस के क्या होते हैं? मास इंटू मास m स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भूलने की तो बात ही नहीं है, राइट। क्लियर है? तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स, या इसमें एक दो आर्टिकल और हैं, डिड्यूस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केप्लर्स लॉ, राइट। तो फिर ग्रेविटेशन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। फिर हमारे पास जो टॉपिक है मेन लेंथी टॉपिक, वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और इस वीक हमने ये, इस वीक मतलब
नेक्स्ट वीक भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो हमने खत्म करना है इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। ओके बेटा, ओके, ध्यान से पढ़ना है इसको, तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था ये।